आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को हम सभी जानते हैं, जो दुनिया के बड़े बिजनेस लीडरों में से एक है। स्टीव जॉब्स को बिजनेस मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। स्टीव जॉब्स अपने पर्सनल लाइफ में इतने पॉजिटिव थे कि कैंसर को भी हराकर आज दुनिया का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। क्या स्टीव जॉब्स की 50 साल की जीवनी से महज 15 मिनट के वीडियो में हमें कुछ सीखने को मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्पीच के दौरान अपने सक्सेस के बारे में 3 कहानियों की मदद से बताया है, जिन्हें सुनने के बाद करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। आप भी अपने लाइफ में सक्सेस के लिए फोकस रहेंगे, आग लग जाएगी आपके अंदर, मगर स्टीव जॉब्स की इस स्पीच में आपको एक दिक्कत आएगी कि यहाँ इंग्लिश में है और हम भारतीयों का मातृभाषा है हिंदी, इसलिए आप में से कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। और आज इस स्पीच का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, जिसमें सारे शब्द तो स्टीव जॉब्स के हैं, मगर आवाज मेरी रहेगी। इस समारोह में उपस्थित सभी का धन्यवाद। आज मैं विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ उपस्थित हो पाया हूँ। यहाँ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं आज तक किसी भी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूँ और अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी कॉलेज के दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस समारोह में मैं अपने जीवन की 3 कहानी सुनाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको आपके जीवन में प्रेरित करेगी। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के संबंध में। रीड कॉलेज में मेरे एडमिशन होने के बाद मैंने 6 माह में ही कॉलेज जाना बंद कर दिया, लेकिन मैं अगले 18 महीने में कोई न कोई काम से कॉलेज जाता रहता था। तो फिर आप पूछेंगे, जब मैं कॉलेज जाता था तो आखिर पढ़ाई क्यों छोड़ा? इस घटना की शुरुआत मेरे जन्म से पहले लिखा जा चुका था, क्योंकि जो मेरी माँ एक यंग और अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और मेरी माँ चाहती थी कि कोई परिवार मुझे गोद ले ले, लेकिन मेरी माँ की एक इच्छा थी, जो भी परिवार मुझे गोद ले वहाँ परिवार एक कॉलेज ग्रेजुएट हो। और इसी तरह सब कुछ सेट था। मुझे एक वकील और उनके पत्नी के द्वारा गोद लिए जाने वाला था, लेकिन जिस दिन मैं इस दुनिया में आया उस लास्ट मिनट में ही वकील के परिवार ने अपना मन बदल लिया, क्योंकि उनको लड़का नहीं लड़की चाहिए थी। मगर रात को ही मेरे माता पिता को कॉल आया। जो परिवार वेटिंग लिस्ट में थी उन परिवारों को कॉल करके बताया गया कि उनके पास एक बेबी बॉय है और उनमें से एक परिवार ने गोद लेने के लिए तुरंत हाँ कर दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे जन्म देने वाली माँ को पता चला कि जिस परिवार ने मुझे गोद लिया है वहाँ परिवार कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और मुझे अडॉप्ट करने वाले पिता हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाया था। और यही वो कारण था कि अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिए। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ से मिलकर वचन दिया कि हम इस बच्चे को कॉलेज जरूर भेजेंगे। और यहाँ बात सुनकर माँ ने उस परिवार को मुझे सौंपने के लिए हाँ कर दी और वही कुछ दिनों में मुझे अडॉप्शन कर लिया गया और यहीं से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और जब मैं 17 वर्ष का हुआ तब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन मेरे से यहीं पर एक गलती हुआ और मैं स्टैनफोर्ड जैसे महंगा कॉलेज का चुनाव कर बैठा। मेरे माता पिता का सारी कमाई कॉलेज की फीस में खर्च हो जा रहा था। महज इन 6 महीनों में कॉलेज जाने के बाद इस पढ़ाई का कोई महत्व तो मेरे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे मेरे जीवन में क्या करना है मुझे यहाँ सब मालूम नहीं था और न ही कोई आइडिया था कि किस प्रकार यहाँ कॉलेज मेरा मदद करेगा। और अपने इस जीवन में कुछ करने की उम्मीद में एक तरफा अपने माता पिता की जीवन भर की कमाई को अपने पढ़ाई में खर्च करते जा रहा था। और यही वो कारण था जिस कारण मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया और सोचा मेरे जीवन में जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये सब करते मुझे डर भी लगा, लेकिन जब भी मैं उस बीते हुए समय को देखता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि यहाँ फैसला मेरे जीवन का एक बेहतरीन फैसला था। और वो कैसे, यह बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ा तो कॉलेज की वो सभी क्लास जो मुझे पसंद नहीं था वहाँ जाना बंद कर दिया और मैं उन्हीं क्लासों में जाता था जो मुझे पसंद था। और यहाँ सब कुछ कर पाना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के घर जाकर जमीन पर ही सो जाता था। मैं कोक के कैन और बोतल को बेचकर अपना खर्च चलाया करता था। मैं प्रत्येक रविवार को 7 किलोमीटर पैदल चलकर कृष्ण मंदिर जाता था, जहाँ मुझे सप्ताह में एक बार भरपेट भोजन मिलता था और मुझे अच्छा लगता था। अब मैं आपको
आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट करना सबसे बेहतरीन फैसला था। और वहाँ रीड कॉलेज दुनिया की बेहतरीन जगह थी जहाँ पर कैलीग्राफी सिखाया जाता था। पूरे कॉलेज में हर एक पोस्टर पर कैलीग्राफी से लिखा जाता था जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता था। और जैसे आप जानते हैं कि कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सभी क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ कैलीग्राफी के क्लास ही ज्वाइन करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। कॉलेज में मैंने सेरिफ और सेंट सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छी बनाती है यहाँ भी मैंने सीखा। यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना अट्रैक्टिव था कि साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और चाहे यहाँ बातें मुझे बहुत ही आकर्षण लगता था, उस समय मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंग कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यहाँ बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। और अगर मेरा कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं दिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेस या प्रोफेशनल फेस नहीं होता, क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है। तो दुनिया की किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यहाँ सब नहीं होता। अवश्य जब मैं कॉलेज में था तभी मेरा भविष्य को देखते हुए इन डॉट्स को कनेक्ट करना संभव था, लेकिन जब 10 साल बाद बीते समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वहाँ आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपका फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य में, अपने जीवन पर या अपने कर्मों पर किसी न किसी चीज पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखने की आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे। यहाँ आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत बढ़ा देगा और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वहाँ अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हो वहाँ आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए जो काम आप कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के विषय में। मैं बहुत ही भाग्यशाली था। जिस समय प्यार करता था मुझे जल्दी मिल गई। ओज और मैं अपने पिता की गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं ज्यादा नहीं 20 साल का था, और हमने बहुत ही मेहनत किया और 10 साल में एप्पल कंपनी को 2 लोगों से बढ़ाकर $2 मिलियन और 4000 लोगों की एक कंपनी बनाई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिंटॉश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा कि कोई अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा वहाँ मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगी। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में एक विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुँच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया, और इस तरीके से 30 वर्ष की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वहाँ खत्म हो चुका था और यहाँ पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीने तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी फैसला किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ, और एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यहाँ नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता था कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ और कुछ हो ही नहीं सकता। सफल होने के बहुत, जब बिगनर होने के हल्के में बदल चुका था, मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर पा रहा था, और इसी आजादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी फिक्सल शुरू कर दी, और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्चर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और आज के समय यह दुनिया का सबसे
से सफल एनिमेटेड स्टूडियो और एप्पल का एक अप्रत्याशी कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया और आज एप्पल नेक्स्ट के द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यहाँ सब कुछ मेरे साथ नहीं होता और एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार से एक मरीज को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यहाँ एक तरीका है कि आप वहाँ करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपको वहाँ काम नहीं मिला है तो फिर आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए, जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होती है। वहाँ जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वहाँ समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैं कोट पढ़ रहा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी की आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ा छाप छोड़ता। और तब से मैं पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी की आखिरी दिन होता तो क्या मैं अब वो करता जो मैं करने वाला हूँ? अगर इसका आंसर ना होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज को खोने से डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से नंगे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरा पेनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे यहाँ भी नहीं पता था कि पेनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजों को व्यवस्थित कर दूं। यानी डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि अब मैं मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी कि वहाँ सारी चीजें आप अगले 10 साल में करने वाले थे अब वहाँ बचे दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैं इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया। एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल को निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ पर जो भी उपस्थित था, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वहाँ भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी भी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँचे बिना। और यहाँ सब देखने के बाद भी मैं पूरे विश्वास के साथ यहाँ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से भौतिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, जहाँ तक कि वहाँ लोग जो स्वर्ग जाना चाहता है वहाँ भी जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वहाँ स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं पाया, आज तक कोई भी इससे बच नहीं पाया, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वह मृत्यु। यह जिंदगी को बदलता है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलते हैं। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ दिनों के बाद आप भी पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय की होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन सत्य यही है, आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए और अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है कि अपने दिल को और सहज बुद्धि की बात सुनने की साहस रखे, क्योंकि वहाँ पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की बात सुन और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। और अंत में आप सभी से बस एक बात कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैं हमेशा अपने लिए मांगा है, और अब जब सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी भूखे रहिए और मूर्ख रहे। भूखे यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि आपको सीख पाओगे। अगर आपको यहाँ लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे पुलिस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी
इन बातों को गौर से सुनने के लिए।